Welcome to all of you. Good morning, all. I'm audible to all. All of you hear me? Presentation visible है? आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. Okay, ओंकार. So let's continue with our last topic. कुछ points बचे हैं उसके अंदर. In the last lecture we start the types of soldering irons. सोल्डरिंग आयन किस तरह से वर्क कर रहा है उसके स्टेप्स भी देखे हमने, उसका डायग्राम भी देखा. Now you clear the what is solder, what is soldering, what is desoldering, how do you solder iron, आयन को किस तरह से यूज करते हैं हम, what is the functionality of solder iron, कहाँ पे आपका सोल्डरिंग आयन यूज होता है. ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं. लास्ट लेक्चर में हमने इसके टाइप्स को स्टार्ट किया था, और इसके जो टाइप्स है देर आर द थिंक 4 टाइप्स. उसमें से 2 टाइप्स हमने कवर किए थे. फर्स्ट वन इज द पेंसिल सोल्डरिंग आयन. पहला जो टाइप्स हमने देखा था वो कौन सा था? पेंसिल सोल्डरिंग आयन को देखा था. सेकंड जो था दैट इज नथिंग बट द एडजस्टेबल पेंसिल सोल्डरिंग आयन था. दोनों में एक डिफरेंस ये था कि जो का आपका पेंसिल सोल्डरिंग आयन है इट्स लुक्स लाइक पेंसिल, पेंसिल की शेप में है, तो उसको इजीली पेंसिल की पेन की तरह, पेंसिल की तरह आप हाथ में लेके उसके साथ बाय उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन ड्रॉबैक ये था पेंसिल सोल्डरिंग आयन का उसके अंदर हम जो टेम्परेचर आने वाला है उसको एडजस्ट नहीं कर पाते थे. क्योंकि क्या था, पेंसिल सोल्डरिंग आयन का जो फंक्शनलिटी कैसा है कि आप डायरेक्टली उसको उसके कार्ड को क्या कर सकते हैं, वॉल पे जो भी आपका सॉकेट बोर्ड है उसको डायरेक्टली प्लग करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली करंट उसको पास कर सकते हैं. लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है. हम्म? उसको आप मतलब उसको टेम्परेचर को एडजस्ट करना है आपको कहीं पे, तो आप उस वहाँ पे कोई फंक्शनलिटी है ही नहीं कि उसको एडजस्ट करे टेम्परेचर को. समझ में आ रहा है? तो वो क्या होगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. तो मैंने बताया था कि इन जनरली अगर कहीं पे अगर टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मैंने आपको वो एक दो एग्जांपल बताए थे कि किस तरह से हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. उसका एक एग्जांपल मैंने बताया था कि शुरू शुरू के जो प्रेस थे जिससे कि हम कपड़े को प्रेस करते थे, तो कोयले के प्रेस यूज किया जाते थे. या फिर बाद में जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेस भी आ गए, तो भी उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करने की फैसिलिटी नहीं थी. लेकिन अभी अभी जो मॉडर्न प्रेस आई है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, कपड़े के टाइप के हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप उलन का कपड़े को प्रेस कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर अलग है. आप कॉटन के कपड़े को अगर टेम्परेचर मतलब प्रेस कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हैं आप. अगर आप कोई जीन्स को प्रेस कर रहे हैं या फिर टी शर्ट को प्रेस कर रहे हैं तो उसको अलग से टेम्परेचर आप उसका क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. तो ये क्या है, ये फैसिलिटी आ गई अभी नए मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है जो कपड़े प्रेस करने के लिए यूज करते हैं. लेकिन जो उसके पहले की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस थी उसमें वो फैसिलिटी नहीं थी. उसका टेम्परेचर क्या था, डायरेक्ट था, उसको एडजस्ट करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी. तो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि किस तरह से टेम्परेचर को एडजस्ट करते थे, उसके उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क, पानी जैसे आप प्रेस के ऊपर मारते थे तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता था. अब जैसे लगता था कि प्रेस ज्यादा गर्म हो गई है तब पानी का छिड़काव करते थे, तो उससे क्या होता था, टेम्परेचर लो हो जाता था. कपड़े के ऊपर भी थोड़ा पानी मारते थे और प्रेस के ऊपर भी. तो उसी तरह से अगर आप कभी ज्यादातर स्कूल के बच्चे को बहुत इंटरेस्ट होता है बाहर कुछ भी खाएगा, तब हमेशा देखते जहाँ पे कोई डोसे वाला डोसा बना रहा है, तो आप उसके डोसे के तवे के जैसे डोसा बन जाता है उसका, और डोसा किसी को सर्व करता है खाने के लिए, तो उसका जो पैन होता है वहाँ का, तो क्या होता है, ज्यादा हॉट होता है, तो क्या करता है, तुरंत उसके ऊपर थोड़ा पानी मार लेता है और उसको पोंछ देता है. तो इससे क्या होता है कि वो जो तवा है उसका टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है. क्योंकि नीचे तो गैस चल रही है, तो क्या हो जाता है, जैसे मतलब पहले तो आपने रोस्ट कर लिया वहां पे पहला डोसा, बाद में क्या होता है वो डोसा दूसरा डोसा बनाने तक क्या होता है, वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है वो पैन का. लेकिन वो आपका फिर तो इसके लिए वो क्या करता है, उस पैन के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. किस तरह से रखता है, उसके ऊपर थोड़ा पानी मारता है.
समझ में आ रहा है? तो ये जो पेंसिल सोल्डरिंग आयन थे, तो उसमें वो फैसिलिटी नहीं थी कि टेम्परेचर को एडजस्ट कर पाए। और मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपके सोल्डरिंग आयन का टेम्परेचर और आपके हॉट एयर गन का एयर फ्लो आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी मैंने आपको, जब मैं रिवर्क स्टेशन आपको पढ़ा रहा था तब बता दिया था। तो ये ड्रॉबैक था आपका पेंसिल सोल्डरिंग आयन का। तो वो क्या कर किया उन्होंने, रिकवर कर लिया किसके अंदर, दूसरे टाइप के सोल्डरिंग आयन के अंदर, जो है एडजस्टेड। ये जो पेंसिल सोल्डरिंग आयन, एडजस्टेबल पेंसिल सोल्डरिंग आयन, उसमें उन्होंने जो भी ड्रॉबैक्स था उसको कंप्लीट किया, मतलब उसको सॉल्व किया सेकंड टाइप के सोल्डरिंग आयन में। वो था एडजस्टेबल पेंसिल सोल्डरिंग आयन। बाकी स्ट्रक्चर उसका यूज सेम ही है, ठीक है। लेकिन उसमें एक उन्होंने फैसिलिटी ऐड कर दी, वहां पे एक इंप्रूवमेंट ऐड कर दिया। क्या था वो, आप उसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते थे। वहां पे उन्होंने एक स्विच या वहां पे लगा दिया, एक नॉब लगा दी, उससे क्या करें आप टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। तो ये था दूसरा टाइप सोल्डरिंग आयरन का। ये दो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आई होप अंडरस्टैंड बोथ द type of soldering irons. One is the pencil and second one is the adjustable pencil soldering iron. Okay, so we continue with the next one. Write down the third one with third type का soldering iron, कॉर्डलेस आयन या फिर कॉर्डलेस सोल्डरिंग आयन, ऐसे भी हेडिंग लिख सकते हैं आप, कॉर्डलेस सोल्डरिंग आयन। कॉर्डलेस सोल्डरिंग आयंस, राइट डाउन, इसके अंदर लिखो थर्ड टाइप के अंदर, दिस टाइप ऑफ आयंस आर अ गुड चॉइस, दिस टाइप ऑफ आयंस, दिस टाइप ऑफ आयंस आर अ गुड चॉइस, आर अ गुड चॉइस when you need, when you need, when you need the soldering iron to be portable, when you need the soldering iron to be portable, when you need the soldering iron to be portable, full stop, continue लिखो, however, however, comma, usually visually, these are not, these are not as good as regular irons, these are not as good as regular irons, फुल स्टॉप। डायग्राम के यहाँ पे एक इमेज है कॉर्डलेस सोल्डरिंग आयन की, तो इसको एक बार देख लो। इस ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, इट इज विजिबल, यस महेश, विजिबल है क्या सबको? पीताम्बर, यस। अमित, यस सर। तो ये जो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, तो दिस इज नथिंग बट योर कॉर्डलेस सोल्डरिंग आयन। कॉर्डलेस का मीनिंग क्या है, इसको कोई भी वायर नहीं है। तो आपको तुरंत अभी आप मतलब दिमाग की बत्ती जला, आपके तुरंत माइंड में आ जाए कि कॉर्डलेस। कॉर्डलेस मतलब क्या है कि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, इस गैस होता है, समझ रहे? सर आवाज नाही येते.
Yes, I'm audible. यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए यहाँ पे कनेक्शन लॉस हो गया। अभी आपको स्क्रीन विजिबल नहीं होगी, मैं इसको फिर से विजिबल मतलब प्रेजेंट करता हूँ। तो क्लियर ऑल, क्लियर है ये तीनों की तीनों टाइप्स? चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करो क्लियर और नॉट क्लियर। टाइप करना है, सब कमेंट चाहिए मुझे यहाँ पे, फिर हम लास्ट वाला देखेंगे। हेलो सर। लास्ट देखेंगे। यस यस यस। हेलो सर। हेलो सर, हे याचं हाँ यस बेटा टेम्परेचर किती ओंकार, असतं सर? हॅलो, कशाचं? हे सोल्डरिंग आयरनचं. हाँ 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 300 to 400 सेल्सियस के बीच में हम रखते हैं नॉर्मली टेम्परेचर सोल्डरिंग आयरन का। हाँ, जब हम रिवर्क स्टेशन पढ़ रहे थे ना, तो तब मैंने इसका टेम्परेचर के बारे में बोला था। नॉर्मली हम टेम्परेचर इसका 300 to 400 सेल्सियस के बीच में रख के काम करते हैं नॉर्मली। कि मैंने जब रिवर्क स्टेशन पढ़ा रहा था तब मैंने टेम्परेचर के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, okay, I hope you understand all the three types of soldering iron. Now the last, write down the heading, जो लास्ट वन, जो कि आपको पता है, इसके बारे में मैंने जब रिवर्क स्टेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। क्योंकि रिवर्क स्टेशन में जो सोल्डरिंग आयन यूज होते हैं उसको बोला जाता है सोल्डरिंग स्टेशन आयंस। इसको क्या बोला जाता है? सोल्डरिंग स्टेशन आयंस। तो यहाँ पे हेडिंग क्या लिखना है आपको? सिर्फ सोल्डरिंग स्टेशन, सोल्डरिंग स्टेशन आयन, ऐसा हेडिंग लिखना है आपको। जानबूझ के मैंने यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से हेडिंग लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या देना है आपको? सोल्डरिंग स्टेशन आयन, ऐसा हेडिंग लिखना है चलते टाइप। ओके, तो इसमें इस लिख लो इसके अंदर, फिर इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं इजीली। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो भी इसको थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस करेंगे। राइट डाउन। These are made by, this type of ions made by, this type of ion made by two different parts. This type of ions made by two different parts. TWO colon, the base one and the soldering ion itself. The base one and the soldering ion. इसके दो पार्ट होता है, इसमें बेस होता है, साथ साथ इसमें क्या है, और क्या है? सोल्डरिंग सर आयन। व्हॉइस ब्रेक होते. इसमें क्या आप क्या करें? स्वाइस ब्रेक होतोय खूपच। हाँ सर, मधले मधले शब्द जाते हैं. बस उसको करो। अगर आएगा आवाज ठीक से? नाही सर. सेकंड। नाउ ऑडिबल? यस सर. ओके, तो इसको पॉइंट्स को लिख लो यहाँ पे, पहले लिखा है क्या सबने? आई रिपीट, दिस टाइप ऑफ आयंस, दिस टाइप ऑफ आयंस are made by, are made by two different parts, colon, the base one
and the soldering iron itself, and the soldering iron itself, comma, the base usually comes with, the base usually comes with a holder, the base usually comes with a holder, comma, a cleaning sponge, a cleaning sponge, and temperature dial, and temperature dial, फुल स्टॉप। अभी ध्यान दो, ये जो सोल्डरिंग स्टेशन के साथ जो आयन आते हैं, इसमें दो चीजें होती है, एक तो बेस होता है, तो बेस में कौन सी चीजें है, बेस में ये आपका खुद सोल्डरिंग स्टेशन होगा, हाँ रिवर्क स्टेशन या फिर सोल्डरिंग स्टेशन खुद होगा। उसके साथ होल्डर भी आता है आपको, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको रख सके, इसको रखने के लिए सोल्डरिंग आयन के लिए। और इसकी जो टिप होती है, इसको क्लीन करने के लिए क्या है, स्पंज भी आता है। उसके साथ क्या है कि टेम्परेचर डायल भी इसके साथ होता है, इसके साथ टेम्परेचर डायल भी होता है। तो इसमें अगर और हमने हॉट गन की फैसिलिटी ऐड कर दी तो ये कंप्लीट रिवर्क स्टेशन बन जाता है। ये सिर्फ क्या है, सोल्डरिंग स्टेशन है। सोल्डरिंग स्टेशन मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ सोल्डरिंग आयन है, लेकिन उसमें क्या है, रिवर्क स्टेशन के अंदर दिस फैसिलिटी भी है, ये फैसिलिटी भी है, और आपके हॉट एयर गन की फैसिलिटी भी है। तो दैट कंप्लीट पैकेज बिकम्स अ रिवर्क स्टेशन। लेकिन यहाँ पे सोल्डरिंग स्टेशन में जो है, तो ये क्या है, सिर्फ टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर डायल है, क्योंकि इसका टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है, और एक होल्डर है, और क्लीनिंग स्पॉन्ज होता है। इसका मतलब क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, दिस इज कम्प्लीटली बेस, और सोल्डरिंग आयन क्या हो गया, दूसरा पार्ट। ये बाकी सारी जितनी सारी चीजें, स्पंज हो गया, आपको होल्डर हो गया, टेम्परेचर डायल हो गया, ये सारा क्या है, बेस हो गया, बेस में आता है सब चीजें, और आपका सोल्डरिंग आयन एक सेकंड थिंग। तो ये दो पार्ट में आपका क्या होता है, ये सोल्डरिंग स्टेशन आयन होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके क्या होता है, तीन चारों की चारों टाइप क्या होती है, कवर होती है आपके सोल्डरिंग आयन के अंदर। ये चार अलग अलग टाइप में क्या है, आपके सोल्डरिंग आयन्स मार्केट में है अवेलेबल। तो आप कोई भी एक टाइप का सोल्डरिंग आयन यूज करके आप आराम से सोल्डरिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ सोल्डर आयन। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था सोल्डर आयन, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन अभी आता है एग्जाम में, तो आप आराम से 10 मार्क का भी आंसर इजीली अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट नोट आ गया तो ओनली एक्सप्लेन द व्हाट इज सोल्डर आयन, उसके जो 8-10 पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, लिखना है, और इसके टाइप्स को सिर्फ हाईलाइट करना है। टाइप्स को हाईलाइट करना है मतलब उसकी सिर्फ हेडिंग लिखनी है। ये होगा आपका 5 मार्क का आंसर। अगर आपको 10 मार्क के लिए इसके ऊपर से क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आपको क्या करना है, वो शुरू के तो पॉइंट्स लिखने हैं, सोल्डरिंग आयन है क्या, उसके 8-10 पॉइंट, प्लस इसके सारे के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है आपको। तो इस तरह से आपका आंसर एग्जाम में आना चाहिए। 5 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन किया है, तो सिंपली क्या करो, सोल्डर आयन क्या है उसके सारे पॉइंट्स लिखो, और उसके टाइप्स के सिर्फ चारों की सिर्फ हेडिंग्स बता दो। दीज आर द डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग आयन। इसको इन डिटेल एक्सप्लेन मत करो, लेकिन 10 मार्क के लिए पूछते हैं तो आपको इन डिटेल इसके दो दो पॉइंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अपना क्या करो, आंसर बनाओ। मैं इतना इजी मतलब इन डिटेल क्यों चीज आपको बताता हूँ कि मैं जब आपने यूनिट टेस्ट दिया, आपके पेपर्स मैंने पढ़े, तो मुझे क्या है कि वो वहाँ पे तुरंत समझ में आया है कि आपको अभी जैसे जैसे आपका फर्स्ट ईयर हुआ है, तो आपको पेपर में किस तरह से लिखना है वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से बच्चों को आता है, सब पता है, लेकिन वो पेपर में लिख नहीं पाते अच्छे से। यू नीड टू रिप्रेजेंट योर नॉलेज, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। आपको आता है, सब कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन आपने प्रेजेंट नहीं किया। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। कभी कभी हम क्लास में भी इस तरह से देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं,
हमेशा पूरे प्रैक्टिकल्स करेंगे, थ्योरी अटेंड करेंगे, वो होते ऐसे इंटेलिजेंट होते, जीनियस बच्चे होते, लेकिन उनके पेपर में स्कोर कम आता है, एग्जाम में उनको मार्क्स कम मिलते हैं। और जो बच्चे को भी कुछ क्लास में आंसर भी नहीं दे पाते, लेकिन वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका वो एग्जाम में स्कोर क्यों अच्छा कर पा रहे हैं? क्यों? वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा होता है एग्जाम में। प्रेजेंट जो एग्जाम में पेपर लिखते हैं उनका हैंड राइटिंग अच्छा होता है, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते हैं, और जो सारे के सारे पॉइंट्स को प्रेजेंट अच्छे से करते हैं, और रट्टा मार के वो सारी चीजें करते हैं। समझ आ रहा है? और ये बच्चा क्या है कि उसको सब आता है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है, अच्छे से लिख नहीं पाता है, उसका थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब हो सकता है, डायग्राम अच्छे से नहीं निकाला है। तो ये कुछ चीजें एग्जाम में मैटर करती है बच्चों। तो आपको एग्जाम के लिए आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है। किस तरह से सामने वाले को आप दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप मतलब दिखाते हैं मतलब कुछ भी नहीं दिखाना है, वही लिखना है, पॉइंट्स तो वही लिखने हैं, लेकिन अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करना आना चाहिए विथ सुटेबल डायग्राम्स। तो एग्जाम में कभी भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि वो एग्जाम आप अगर आपके लाइफ का एक बार चला गया तो बाद में कभी नहीं आने वाला। आपने सेमेस्टर का एग्जाम दिया और एक बार बाहर आ गए, फिर जाके पेपर कभी नहीं दे पाएंगे वो पेपर। तो आपके पास वो जो 1.5 घंटा है उसमें आपको अच्छे से लिखना है, वहां पे कंजूसी नहीं करनी। आपको आता है, सबके सब पॉइंट्स लिखो जितना हो सके। हाँ, अगर आपको लास्ट में समय कम बचा है और आपको पूरे क्वेश्चन को कवर करना है, तब आप थोड़ा सा शॉर्टकट में आंसर लिख सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बाद में टिप्स बताऊंगा एग्जाम के टाइम, कि अगर समय कम बचता है तो क्या करना चाहिए। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि आप जितना ज़्यादा अच्छे से लिखें, शॉर्टकट कभी नहीं करना है पेपर में तो कम से कम। ठीक है, यूनिट टेस्ट में आपने कर लिया, आई इग्नोर इट, लेकिन ये आपके हैबिट नहीं होनी चाहिए फाइनल एग्जाम के लिए। तो फिर हम सोचते हैं यार मुझे स्कोर कम क्यों आए, तो ये रीज़न होती है, छोटी छोटी आपकी सिली मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से आपका स्कोर कम आ जाता है। क्लियर? तो आपको मैं हर एक पॉइंट जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ कि 5 मार्क के ऊपर अगर इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होता है तो कितना लिखना है, किस तरह से लिखना है। 10 मार्क के लिए हुआ तो किस तरह से लिखना है। और मैं मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो आपको पॉइंट्स दो वो इनफ दो, मतलब 10 मार्क के क्वेश्चन फ्रेम होने के हिसाब से मैं आपको सारे पॉइंट्स देने की कोशिश करता हूँ। आपको कम से कम उतना तो लिखना है। फिर समझ में आ रहा है? आई होप यू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ सोल्डरिंग आयन। यहाँ पे हमारा सोल्डर आयन का कंप्लीट पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, नाउ वी कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ न्यू पॉइंट हियर। आज हम अभी नया पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट द मल्टी टेस्टर, और इसका दूसरा नाम है मल्टीमीटर। ओके, बिफोर दैट आपका सोल्डरिंग आयन अगर क्लियर है सबका, किसी को कोई डाउट नहीं है सोल्डरिंग आयन में, तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव डाउट और नो डाउट। देन हम नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आई वांट एवरीवन्स कमेंट। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज आपका भी हो जाता है, थोड़ा सा आप वैसे भी माहिर है चैट करने में, टाइपिंग आपका अच्छा है, और कीबोर्ड कीबोर्ड का जो कीबोर्ड पे जो टाइपिंग करते हैं उससे आपका अच्छा टाइपिंग मोबाइल फोन के अंदर के कीबोर्ड पे है, क्योंकि आपका रेगुलर यूज होता है उसका। Okay, thank you for your comments. Now come to the point, that is nothing but the multi-tester multimeter. So don't confuse here, हाँ? आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आ रहा है बच्चों, मेरा बाहर का कुछ नॉइज? यस महेश, यस गीता, आर यू देयर ऑल ऑफ यू? सर अभी नहीं आ रहा है। ओके ओके, बीच में थोड़ा सा रोड का कभी नॉइज आ जाता है, क्योंकि सवेरे का टाइम है ना, तो कोई दूध वाला कोई सब्जी वाला चिल्लाता है, तो प्लीज टॉलरेट। तो चलो, तो हम नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक।
हमारा एक प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि मल्टीमीटर, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीमीटर हम क्या करने वाले हैं, हमारा एक प्रैक्टिकल लेने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस टॉपिक के ऊपर आपके बहुत सारे दूसरे टॉपिक हैं। जैसे कि हमने एक टॉपिक कवर किया था ऑलरेडी, जैसे कि टेस्टिंग बैटरीज एंड टेस्टिंग अ चार्जर। तो दोनों को टेस्ट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती थी। तो ये टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी टॉपिक है। और इसके ऊपर हमेशा, मतलब बहुत बार आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। हो सकता है 10 मार्क के लिए भी आ जाए। ठीक है, तो 5 मार्क के लिए तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दैट शॉर्ट नोट आता ही है, मल्टीमीटर ऐसा बोलेंगे, या फिर आपको डायरेक्टली मल्टी टेस्टर भी बोल सकते हो क्वेश्चन में। तो आपको प्रिपेयर रहना है। मल्टी टेस्टर इट इज नथिंग बट द मल्टीमीटर। मल्टी टेस्टर का मीनिंग क्या है कि मल्टीपल चीजें टेस्ट करने के लिए, मतलब मल्टीपल चीजें टेस्ट करने वाला, उसको बोला जाएगा मल्टी टेस्टर। तो एक इस तरह का टूल है, इस तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर एनालॉग में भी आता है। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसका यहाँ पे इमेज दिखा दिया, क्योंकि मैंने एक बार आपको एनालॉग का इमेज भी दिखाया था इसके पहले। तो मल्टी टेस्टर के नाम में ही छुपा है कि ये जो टूल है जो कि हम यूज करने वाले मल्टीपल चीजें टेस्ट करने के लिए, इसके लिए इसका नाम क्या रखा है, मल्टी टेस्टर। और इसका दूसरा नाम क्या है, मल्टीमीटर। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को, इस इमेज को अगर अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे आप आराम से, यहाँ पे कुछ जो भी हमें टेस्ट करना है उसकी रीडिंग यहाँ पे हमें दिखाई देती है यहाँ पे। और ये जो है आपका स्विच है, दिस इज योर स्विच। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये मल्टीमीटर अलग अलग 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो देखो, ये तो पहला वन, दिस इज योर ऑफ, ये ऑफ है। अगर इसको ऐसा स्विच को अगर राइट साइड में अगर मूव करते हैं और यहाँ पे रखते हो तो ये कौन से एरिया में हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ पे देखिए 200 mm है, 200 mm, 2000 m, 20 m, 200 एंड 1000। ये क्या है आपका, एक साइड है, मतलब ये हो गया फर्स्ट एरिया, ये हो गया सेकंड एरिया। बाद में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हम ओहम जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हुआ तीसरा एरिया, दिस वन। ठीक है, फिर भी बाद में अगर आप देखेंगे ये होगा आपका चौथा एरिया, ये होगा आपका पांचवा, और ये होगा छठा। यहाँ पे 3 है कंप्लीट, मतलब ऑफ एक हो गया, ये डीसी भी दूसरा, ओम का तीसरा। ये आपका अगर क्या बोलेंगे आप उसको, डायोड को चेक करना है तो उसके लिए ये दिस वन। और ये कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए दो अलग अलग चीज़ों के लिए है। तो A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट वन इज 8। टोटल कितने हैं यहाँ पे, 8। टोटल 8 अलग अलग एरियाज है, जिसके बाजू में क्या होता है आपका स्विच, क्या होता है, घूमता है। तो आपको जो चीज़ आपको टेस्ट करनी है उस एरिया में आपको जाना होता है, इस स्विच को लेके जाना होता है, और उस पर्टिकुलर सेटिंग्स को क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। जैसे कि हमने बैटरीज और जब चार्जर हम टेस्ट कर रहे थे तब हमने क्या किया था कि इस स्विच को घुमा के हमने कौन सी सेटिंग की थी, हमने डीसी सेटिंग की थी। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे डीसी लिखा है, डीसी भी। इसका मतलब क्या, ये वाली है, ये इतना एरिया जो है ये कौन सा सेटिंग का है, डीसी सेटिंग का है। और ये राइट वाला ये एरिया कौन सा है आपका, ये एरिया कौन सा है आपका, एसी सेटिंग का है, अल्टरनेट करंट सेटिंग, और ये डायरेक्ट करंट सेटिंग है। तो ये जो सेटिंग हमने इसमें सेटिंग किया था जब हम टेस्ट बैटरीज को और इसको टेस्ट कर रहे थे, चार्जर को। तो हमने क्या किया था, इसको घुमा के हमें कहाँ पे सेट करना है, 20 वोल्ट पे। इसको घुमा के हम कहाँ पे सेट करते थे, 20 वोल्ट पे। तो 20 वोल्ट पे क्यों सेट करते थे, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो बैटरी का लेवल है उसके ऊपर बैटरी का वोल्टेज लिखा होता है। तो उस वोल्टेज से ज्यादा आपको क्या करना है, वोल्टेज पे आपको क्या करना है, इस स्विच को सेट करना है।
तो 3.7 नॉर्मली आता है, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 20 तक आप कर सकते हैं। 200 भी ज़्यादा हो गया, 1000 भी ज़्यादा हो गया, तो 20 इज इनफ। नॉर्मली 20 पे रखते हैं, तो एक्यूरेट रीडिंग आपको क्या करता है, बता देता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रीडिंग है, एक पॉजिटिव रीडिंग आती है और एक निगेटिव रीडिंग आती है। तो निगेटिव रीडिंग कब आती है वो ध्यान में रखो, जब आप ये जो प्रोब है यहाँ पे रेड और ब्लैक, ये दोनों प्रोब अगर गलत जगह पे लगा देते हैं आप, तो आपको क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव रीडिंग दिखाएगा। तो डरना नहीं है, निगेटिव रीडिंग दिखाया तो तब आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी जगह चेंज करनी, इसकी पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है। मतलब आपने पॉजिटिव पे रेड को लगा दिया और निगेटिव पे आपने किसको लगा दिया, ब्लैक को लगा दिया। दैट इज द करेक्ट पोजीशन। ब्लैक मतलब क्या है, निगेटिविटी, हमेशा ध्यान में रखना है। ब्लैक मतलब क्या है कि हमें ब्लैक पसंद नहीं रहता है हमेशा ज्यादा। किसी किसी को ब्लैक पसंद हो सकता है, अगर आप किसी किसी को पसंद आ सकता है ब्लैक, लेकिन ब्लैक हमेशा हम क्या होता है, थोड़ा सा निगेटिव चीज, तो इसको हमेशा निगेटिव पे लगाना है, और रेड को हमेशा पॉजिटिव पे टर्मिनल पे लगाना है। अगर ये ठीक से लगा देते हैं तो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रीडिंग दिखाएगा। लेकिन आपने गलत कर दिया, रेड को अगर आपने निगेटिव पे लगा दिया और ब्लैक को पॉजिटिव पे लगा दिया, तो यहाँ पे आपको निगेटिव रीडिंग दिखाएगा। तो डरना नहीं है, रीडिंग सेम रहती है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जहां पे आपको सेट करना है उस हिसाब से स्विच को क्या करते हैं आप लोग, सेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको 8 पार्ट समझ में आ गए मल्टीमीटर के। बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाला स्विच, तो आपको ये ट्रांजिस्टर को चेक करना है, जैसे कि एनपीएन और पीएनपी, तो उसका पिन चेक करने के लिए यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग 3 कॉम होते हैं, तो उसमें से फर्स्ट ये जो कॉम है, 3 अलग अलग कॉम नहीं है, ये अलग अलग यहाँ पे स्विच है, जिसके अंदर हमें क्या लगाना होता है, आपके प्रोब को लगाना होता है। तो उसमें से हमेशा जो निगेटिव मतलब ब्लैक प्रोब होता है, वो हमेशा कॉम के स्विच में ही हम क्या करते हैं, प्लग करते हैं, फिक्स करते हैं। ये एक चीज ध्यान में रखनी है। और ये जो रेड वाली है, हमेशा यहाँ पे हम ओहम इस स्विच में इसको फिक्स करते हैं। तो ये था आपका रेड और ब्लैक प्रोब, जिसको कि कहाँ पे किस पोजीशन पे आपको लगाना है। तो ये 2 अलग अलग पोजीशन जहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर मल्टी टेस्टर एंड मल्टीमीटर, इस मशीन का। तो ये थोड़ा सा मशीन आपके अभी यहाँ पे ध्यान में आया होगा। क्लियर है सबको ये मशीन में क्या क्या है। तो इसको अभी थ्योरेटिकल चीजें इसकी हमें और देखनी है अभी। आर यू क्लियर? यस, ये बेसिक इंट्रोडक्शन मल्टी टेस्टर का, ये जो मशीन को समझ लिया आपने। मैं ये मशीन आपके हाथ में दूंगा तब जब आपका मतलब फिजिकली कॉलेज जब स्टार्ट होगा, तो हर एक के हाथ में ये मैं मशीन दे दूंगा, तो आप उसको यूज करना भी मैं सिखा दूंगा आपको। लेकिन भी थरोली थ्रू द इमेज आपको थोड़ा सा ये आइडिया आ गया है कि मशीन क्या है। क्लियर? अगर आप क्लियर है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इंट्रोडक्शन। और इसको अभी जो इसके नेक्स्ट थ्योरी पॉइंट्स है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। यस, तेजस का कहना है यस क्लियर सर, पेन ऑल्सो क्लियर। ओके, आप कमेंट करते रहो, बिकॉज थोड़ा आपके कमेंट्स थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। अभी मल्टीमीटर का जो थ्योरी पार्ट है उसको हम आने वाले नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे मल्टीमीटर को। तो अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।